जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी, एफसीआई इत्यादि कृषि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्न में से कौन मुख्य कथन है। इनमें से आपको बताना है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्न में से कौन मुख्य कथन है। तो याद रखिएगा, खेती की लागत जो कि इनमें से मुख्य कथन हो जाती है। कौन सी? खेती की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती हैं। ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं, जिसमें कतारों में उगाते हैं जो मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ाती है, वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, एले क्रॉपिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एले क्रॉपिंग कहलाती हैं। और एले क्रॉपिंग का बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा, हल्दी, अदरक और पपाया भी हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बार बार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक जो कि फ्यूमिगेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। तो याद रखिएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड जो कि एक धूमक है। अन्य जो कि धूमक की बात करें तो याद रखिएगा, इनमें से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोप्रिकीन, 1 मिथाइल ब्रोमाइड, नेफ्थलीन, निकोटीन आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी फ्यूमिगेंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार के विभिन्न प्रकार की कृषि के परीक्षाओं में पूछा चुका है कि भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पेनेट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा? पेनेट्रोमीटर के द्वारा भूमि शक्ति का निर्धारण। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है। आप सभी लोग को पता होगा कि मोमीकरण जो होता है वो फलों की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि यह अवरोधित करता है। किसको किसको? जो कि फलों या फिर सब्जियों के सूखने को, उसके शोषण को और उसके पकने को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, कि मोमीकरण जो कि फलों की भंडारण क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि यह जो कि फलों के सूखने को अवरोधित करता है, फलों के श्वसन क्रिया को अवरोधित करता है और फलों को जल्दी पकने से भी अवरोधित कर देता है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी का कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए। ये साथियों बात करता है धान की कुटाई की। तो धान की जब कुटाई की बात करेगा तो याद रखिएगा, उस समय नमी कितना होना चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। कितना? 10 से 12%। यदि स्टोरेज की बात करता तब भी जो है कि मॉइस्चर जो कि 10 से 12% होनी चाहिए धान की। लेकिन जब हार्वेस्टिंग की बात करता उस समय जो कि धान में मॉइस्चर परसेंट 20 से 25% पर धान की कटाई करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा चुका है। ये तीनों जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। कुटाई करते समय 10 से 12% नमी होनी चाहिए धान में। धान के स्टोरेज की बात करेंगे तब भी जो कि 10 से 12% नमी होनी चाहिए। यदि बात करेगा जो है कि हार्वेस्टिंग की,
तो याद रखिएगा 20 से 25% जो कि नमी पे हार्वेस्टिंग की जाती है किसकी, पैडी की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि है। बात कर रहा है अस्थायी विधि की, कि इनमें से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि है। तो याद रखिएगा नमी को बाहर निकालना, नमी को बाहर निकालना जो कि फलों एवं सब्जियों को अस्थायी जो कि संरक्षित करने की विधि हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो मैंगो होता है उसको सुखा दीजिए तो वो भी परमानेंटली जो कि संरक्षित रखा जा सकता है। कई प्रकार की सब्जियां होती हैं जिन्हें जो कि सुखा करके रख लिया जाता है नेक्स्ट सीजन में खाने के लिए, तो यह क्या हो जाती हैं, यह अस्थायी जो कि विधियों में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोयाबीन में ऑयल कंटेंट कितना होता है और सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो जब ऑयल की बात करेगा तो 20% ऑयल पाई जाती है, प्रोटीन कंटेंट की बात करेगा तो 42%। याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बार बार के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है। साथियों यदि पोषक तत्व की बात करता तो पोटेशियम पोषक तत्व पर निर्भर करता है स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना। लेकिन बात किया हुआ है यहाँ पे सूर्य की रोशनी, पानी का दबाव, वाष्पोत्सर्जन और तापमान की। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य की रोशनी। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना जो कि सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, क्योंकि दिन में जो कि जितने भी C3 प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। लेकिन कैम्प प्लांट की जब बात करेगा तो कैम्प प्लांट के स्टोमेटा जो भी होते हैं वो दिन में बंद होते हैं और नाइट में ओपन होते हैं। तो इस पर साफ किसका इफेक्ट आपको दिख रहा है, सूर्य की रोशनी का इफेक्ट दिख रहा है रंध्रों के खुलने व बंद होने में। बाकी यदि बात करें वाष्पोत्सर्जन की तो वाष्पोत्सर्जन जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के बाद की होने वाली क्रिया होती है। कौन सी, वाष्पोत्सर्जन। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट है। इनमें से आपको बताना है कौन सा द्वितीय मेटाबोलाइट है। तो याद रखिएगा टैनिन। टैनिन जो होता है वह द्वितीय मेटाबोलाइट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पिछली बार के STA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम में DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन सा, DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है किसमें, क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स का, कि मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया था। कुल 7 लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया था। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सीड शेप बीज आकृति, सीड कलर बीज का रंग, फ्लावर कलर फूल का रंग, पॉड शेप फली की आकृति, फ्लावर प्लेस फूल का स्थान, फली का स्थान यानी कि पॉड प्लेस, और स्टेम लेंथ यानी कि तने की लंबाई। ये कुल 7 कैरेक्टर थे। मेंडल ने मटर के जो ये कैरेक्टर लिए थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथियों जेनेटिक्स का ये भी मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा अगुणित पादप प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, अगुणित पादप प्राप्त करने के लिए जो कि पराग संवर्धन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवपृष्ठ जल निकासी में किस प्रकार की नालियां बनाते हैं। बात करा है अवपृष्ठ जल निकास की, कि इसके जल निकास के लिए
किस प्रकार की नालियाँ बनाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, अस्थाई नालियाँ, अस्थाई नालियाँ, कट आउट नालियाँ। ये तीनों नालियाँ बनाई जाती हैं किसके लिए? अवपृष्ठ जल निकास के लिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एजीटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। बात कर रहा है प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ की, कि उनके द्वारा जो कि किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा, सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा प्रोफाइल का जो कि अध्ययन करते हैं प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ के द्वारा। यह सॉइल साइंस का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पिछली बार की एसटीए के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? देखिए साथियों, एग्ज़ाम में इस समय तो करंट के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लेकिन वो करंट 1 साल का पुराना हो रहा है। करंट अफेयर में करंट की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है जो करंट का इस समय नहीं 1 साल पुराने का करंट रह रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाया हुआ है कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? याद रखिएगा, 370 रुपये किया गया। कितना किया गया? 370 रुपये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। साथियों, पोषक तत्वों से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाना है, चाहे वो कृषि का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो 17 हैं, और 17 में से एक तो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, जिसमें से इसमें बात करें कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन की कमी निचली पत्तियों में देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन की कमी निचली पत्तियों में देखने को मिलते हैं। आइए अन्य के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि पौधों में विभिन्न तत्वों की कमी के लक्षण। तो जब बात करेगा पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी यदि होती है तो पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देती है। और नई पत्तियों की जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा, ऑप्शन में यदि सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये होंगे तो ये राइट हो जाएगा। यदि मध्य की पत्तियों की बात करेगा तो याद रखिएगा, जिंक हो जाएगा। एपिकल बर्ड यानी कि शीर्ष कलिका पर बात करेगा तो याद रखिएगा, कैल्शियम और बोरॉन की कमी से हो जाते हैं। तो ये लक्षण जब भी दिखाई दें इन पोषक तत्व की कमी से तो यही होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। तो देखिए, बात करें सॉइल फार्मिंग की। सॉइल फार्मिंग जो कि 2 कारक उसमें शामिल होते हैं। पहला सक्रिय कारक और दूसरा होता है निष्क्रिय कारक। तो यहाँ पे बात किया हुआ है निष्क्रिय कारक की। तो देखिए, सक्रिय कारक में कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट एवं बायोस्फीयर होते हैं। लेकिन निष्क्रिय कारक की बात करेगा तो उसमें पेरेंट मटेरियल हो जाता है। क्या होता है? पेरेंट मटेरियल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल है। क्या शामिल है? पेरेंट मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ शामिल है। वहीं जब बात कर देता मृदा निर्माण के सक्रिय कारकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो जलवायु और जीव शामिल है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको आने वाली विभिन्न कृषि की परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। मुर्गी के अंडे में जो कवच होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, कुल अंडे के भार का 8 से 11% होता है। क्या? मुर्गी के अंडे में कवच, मुर्गी के अंडे के कुल भार का 8 से 11% वो मुर्गी के अंडे का कवच होता है।
आइए अन्य के बारे में डिटेल में समझते हैं। मुर्गी के अंडे में कवच कुल अंडे के भार का 8 से 11% होता है। एल्बुमिन की बात करें या सफ़ेद भाग अंडे के भार का 60% होता है और यॉल्क जो पीला रंग का होता है वो अंडे के भार का 30% होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि जो कि संपूर्ण अंडे में जो उसमें पीला भाग होता है वो संपूर्ण अंडे के कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 30% होता है। ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के फलों में मूलवृंत का अधिक दोहन हुआ। इनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के फलों में मूलवृंत का अधिक दोहन हुआ। किसमें, याद रखिएगा शीतोष्ण फलों में। किसमें, शीतोष्ण फलों में जो कि मूलवृंत का अधिक दोहन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत क्या है। बात करा है जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत की। एनवोसमेंटी का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 4.93% हो जाता है। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत जो कि 4.93% हो जाता है। साथियों देखिए, आप सभी के यूपीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो कि कृषि के सभी पहलुओं से क्वेश्चन रखा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, जो कि प्लांट ब्रीडिंग हो गया और हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इन सभी से क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है जो कि आप सभी के यूपीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाशवेशी पादप कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से लॉन्ग डे प्लांट हो जाता है। तो याद रखिएगा जो चुकंदर होता है यह लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है। बाकी बात करें सोयाबीन की, तो यह जो कि डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आता है सोयाबीन। और चुकंदर की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है। और लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत जो कि प्रकाश की अवधि की कितनी आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 14 घंटा से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है लॉन्ग डे प्लांट में। तो इन सभी पॉइंट्स को याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इनमें से आपको बताना है मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। साथियों यदि बात करें तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो कि ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन इसे बात किया हुआ है इनमें से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तब याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब किस फल की किस्म है। इनमें से आपको बताना है सेब किस फल की किस्म है। तो देखिए बात क्या हुआ सेब की, तो याद रखिएगा ये सेब जो कि बेर की किस्म हो जाती है। किसकी किस्म हो जाती है, बेर की किस्म हो जाती है। तो साथियों ये आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी, एफसीआई इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।